So what are the main points you need to remember during the audit? First of all, list of active members. What does it mean? Means आपकी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉइज हैं उसका डेटाबेस आपके पास रेडी होना चाहिए. रेडी इन द केस उसके यूएन नहीं है तो क्रिएट होने चाहिए, और एल्स इफ यू डोंट हैव, मतलब कि पर्सन के पास नहीं है, इन दैट केस यू टू क्रिएट न्यू वन एंड ऑल्सो अपडेटेड द KYC. Just a minute. Just a minute. Back to the point. Issue in system. Okay. Again, back to the point. There was some error in PC. UN KYC अपलोड, मतलब कि जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनका UN क्रिएट होना चाहिए. अगर नहीं है तो क्रिएट कर दें. एंड KYC अपलोड. व्हाट डज इट मीन KYC? KYC मीन्स बैंक डिटेल्स और आधार एटलीस्ट वो कंफर्म होना चाहिए विद द पैन कार्ड. दे मे आस्क टू एम्प्लॉय फॉर द सेम इफ दे नीड. उनको चाहिए तो वो लोग मांग सकते हैं एम्प्लॉय से कि आप कब से ज्वाइन किए एंड आपको यूएन कब मिला. अगर नहीं था तो इफ दे नीड दे कैन आस्क, राइट? ओके. सेकंड पॉइंट, इफ दे वांट दे कैन आस्क फॉर द अटेंडेंस रजिस्टर. अभी एक नया अमेंडमेंट आने वाला है थोड़े टाइम में, तो मांग सकते हैं आपसे कि लास्ट 5 ईयर तक का डेटा आपके पास होना चाहिए जिसमें अटेंडेंस रजिस्टर, मतलब कि जितने एम्प्लॉय आपकी कंपनी में थे उनका डेटा यहाँ पे मांग सकते. सेकंड. थर्ड पॉइंट, सैलरी शीट. इन केस आप जो भी सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो सैलरी शीट मांग सकते हैं. जितने भी एम्प्लॉइज आपके वहां पे, ऑन रोल ऑफ रोल वट एवर, इफ पेड इन कैश दे नीड साइन कॉपी. अगर आपने सैलरी कैश में पे किया है, क्योंकि अगर आपके पास इनकम आया तो आप एक्सपेंस बताओगे ही बताओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, वट एवर, तो वहां पे दे कैन आस्क दैट प्रूफ कि आपने सैलरी पे किया तो उसका साइन कॉपी बताइए. फोर्थ पॉइंट, that is bank transfer statement for the salary transfer confirmation as per the payment of wages 17 amendment. अगर इनकेस आपने सैलरी उनका बैंक में ट्रांसफर किया हुआ है सो दे कैन ऑल्सो आस्क कि आपने जो भी डिटेल्स उनका ऑनलाइन ट्रांसफर किया है उसका डेटाबेस हमको दो. नेक्स्ट इज ऑडिटेड कॉपीज ऑफ द बैलेंस शीट एंड profit and loss account statement. Generally they check the balance sheet, mostly they not ask for the profit and loss account, but in case if they have asked, then you have to produce balance sheet. Most important for the audit, that is audited balance sheet with the CA उसको ऑडिट करते हैं ना, तो वेरीफाइड जो बैलेंस शीट है वो मांग सकते हैं. और आपका जो सैलरी डिटेल्स है, मतलब कि आपने जितने भी एम्प्लॉइज को सैलरी प्रोवाइड किया हुआ है, दे विल क्रॉस वेरीफाई इन बैलेंस शीट. आपका जो सैलरी हेड आएगा जहां से आपने सैलरी सबको प्रोवाइड किया है, तो सैलरी हेड के अंडर में जो भी सैलरी प्रोवाइड किया है वो सैलरी डेटा एंड पीएफ में जो डेटा है वो मैच होगा कि नहीं, वहां से वो चेक कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट इज if you have in your company that contractor, third party
जो आपके वहां पे हो सकते हैं, इन दैट केस उनका डेटा, रजिस्ट्रेशन डेटा एंड नंबर ऑफ वर्कर्स फॉर द ईच कॉन्ट्रैक्टर, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में रजिस्टर्ड वर्कर है, जो भी लिमिट उन्होंने लिया हुआ है उसके हिसाब से जितने भी एम्प्लॉइज उनका डेटाबेस दे कैन आस्क फॉर द ऑडिट पर्पस। एंड लास्ट, द PF inspection book with the record of last and inspection data as well. This book we will share in group, right? This small that format of this book we will share in group, mostly soft copy. So in that you have to maintain this kind of database. इसमें क्या होता है जनरली, वो डेटाबेस ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं मिलता है। आपकी कंपनी में लास्ट बार जब ऑडिट आया था उसका डेटाबेस वो लोग सब चेक करके गए, वो डेटा उन्होंने साइन करके रखा होगा कि ये अभी तक का जो डेटा है, मतलब कि जब भी पीएफ ऑफिस आते हैं, पीएफ ऑफिस से एरिया ऑफिसर आपके वहाँ पे आएंगे, इन दैट केस वो लोग वेरीफाई करके जाएंगे कि आज तक का जितना भी पीएफ उन्होंने पे किया हुआ है वो करेक्ट है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, और उस दिन का जो भी होगा वो साइन, और जो भी जिस दिन आए होंगे उसका डेट, ऐसे करके वो लोग जाते हैं। तो बुक आपको मैनुअल रखना पड़ता है आपके ऑफिस में, और नेक्स्ट टाइम जब आए तो वो सब रिकॉर्ड और डेटा वो लोग मांग सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, फॉर्म नंबर 11। Form number 11. What is form number 11 into PF? Form for the covered and exempted employees. जितने भी एम्प्लॉइज आपके वहां पे कवर हुए हैं, कवर मतलब कि जिनका पीएफ हम लोग डिडक्शन कर रहे हैं, तो उनका डेटाबेस, एंड एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉइज मतलब कि वो लोग पहले से एग्जेम्प्टेड है, जिनका सैलरी 15,000 से ऊपर से पहले से ही है, हम लोग पीएफ डिडक्शन नहीं कर रहे, तो उनका डेटाबेस यहाँ पे वो लोग मांग सकते हैं। तो हमको ये डेटाबेस ऑफलाइन मैनेज करना रहता है, और हमको वो जब भी आए तो देना रहेगा। सेकंड फॉर्म, दैट इज फॉर्म नंबर 2 रिवाइज। अभी आप यूएएन से लॉगिन करेंगे तो हम एम्प्लॉई साइड, वहां पे नॉमिनेशन का पहले पॉपअप आता है, राइट, बट वो अभी एक्टिव नहीं हुआ है जनरली, तो अभी तक आपको वो डेटाबेस मैन्युअली रखना पड़ता है। जैसे ही आपकी कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय ज्वाइन होता है तो फॉर्म नंबर 2 रिवाइज फिलअप करके ले लीजिए, जिसमें नॉमिनेशन फॉर दी पीएफ एंड पेंशन स्कीम ऑल कवर्ड एम्प्लॉइज, जितने भी एम्प्लॉइज का हमारे पास यूएएन है, मतलब क्रिएट करने वाले या है ऑलरेडी, उनका डेटाबेस हमारे पास है, तो उन लोग के लिए हम लोग फॉर्म नंबर 2 रिवाइज फिलअप करके ले लेते हैं नॉमिनेशन के लिए, ताकि इन फ्यूचर कुछ भी इश्यू हो उनके नॉमिनी पेंशन ले सके या पेंशन विड्रॉ कर सके और पीएफ विड्रॉ कर सके, राइट। नेक्स्ट वन, पीएफ चालान पेमेंट। अभी अमेंडमेंट आएगा तो 5 साल तक का डेटाबेस वो लोग मांग सकते हैं। पोर्टल शोज फॉर लास्ट 10 मंथ्स। अभी लास्ट सेशन में जिनका कुछ क्वेरी था उसमें ऐसा था कि 10 मंथ का डेटा मिल सकता है। पीएफ पोर्टल में, यूनिफाइड पोर्टल में जब हम लोग लॉगिन करते हैं ना, तो उसमें लास्ट 10 एंट्री रहती है। अगर आपने काम किया हुआ है पेरोल में तो आपको डेटाबेस वहाँ पे पता होगा कि पोर्टल में ईसीआर चालान जनरेट करने के बाद हमारे पास जो TRRN नंबर आता है उससे हम लोग पेमेंट करते हैं, तो वहाँ पे लास्ट 10 एंट्री ही बताते हैं। तो आपको वो डेटाबेस डाउनलोड करके अपने फॉर्मेट में, जो भी फॉर्मेट है उसमें रेडी रखना है, और मे बी वो डेटाबेस पूरे मांग सकते हैं इनकेस उनको रिक्वायर्ड है तो ऑडिट के लिए। पीएफ चालान रिकंसिलेशन, सेम डेटाबेस कि अभी तक कितना पीएफ पे किया, कौन सी डेट को था, वो सब एक पूरा फॉर्मेट आता है। इस फॉर्मेट वी विल शेयर इन ग्रुप एज वेल, तो भी आपको रखना है। नेक्स्ट, अगर इन केस इन योर कंपनी इंटरनेशनल वर्कर इज देयर, उसका भी पीएफ डिडक्शन हम लोग करते हैं, तो उसका भी रिटर्न मांग सकते हैं। एंड लास्ट, फॉर्म नंबर 5A। व्हाट इज फॉर्म नंबर 5A? we'll discuss here. फॉर्म नंबर 5A, इट इज द फॉर्म, ऑनलाइन पोर्टल पे आता है आपके वहां पे, और वहां पे आपकी कंपनी में, आपके एस्टेब्लिशमेंट में आपने जो भी चेंजेस किए हैं, चाहे कंपनी नाम में कुछ चेंजेस किए, कंपनी के एड्रेस में चेंजेस किए, ईमेल आईडी है, कांटेक्ट डिटेल है, डायरेक्टर के जो भी डिटेल्स, उसमें कोई भी चेंजेस एक्सपेक्टेड कंपनी की डिटेल्स में चेंजेस किए, तो यूनिफाइड पोर्टल में फॉर्म 5A आता है। वहां पे आपने अगर एडिट किया हुआ है, सबमिट कर दिया आपने प्रूफ वगैरह वहां पे, इट्स ओके।
बट इसका एक कॉपी लेके विद द प्रूफ आपको मैन्युअल सबमिट करना आता है अपने एरिया ऑफिस पे जाके, राइट, और वहां से अप्रूव लेके आना होता है, मतलब कि वो लोग साइन इन स्टैम्प पे तो वेरीफाई कर देंगे, आपके अपने डेटाबेस में वो रखना होता है। तो जो भी चेंजेस किए लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से आपको रखना है। एंड लास्ट, डिजिटल सिग्नेचर लेटर ऑफ करंट ऑथोरिटी सिग्नेचर। फॉर्म नंबर 5 के साथ में जो डिजिटल सिग्नेचर है वो भी आपको रखना होता है कंपलसरी विद द लेटेस्ट ऑथोरिटी जो भी होगी करंट उसके सिग्नेचर के साथ में, वो डेटा आपको वहाँ पे रखना होता है। एनी अदर रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर मे डीम, मतलब कि थिंक टू फिट टू इंस्पेक्ट। अदर इसके अलावा कोई डेटाबेस है वो लोग मांग सकते हैं, आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, वो लोग मांगे तो आपको देना रहता है, बट relevant database है। तो before taking your questions and before finishing this last session, we will discuss the one case here, right? एक last case study यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ that we are facing right now in one establishment or one company, आप जैसे भी बोलो। पीएफ का ऑडिट आया हुआ है, हो चुका है वो सब डिटेल्स। तो ऑडिट में कंपनी है, उन्होंने सभी डिटेल्स मैंने आपको जैसे बताया एंड वी हैव गाइडेड कि उन्होंने सब वहाँ पे प्रूफ दिए कि फॉर्म 2 रिवाइज है, नॉमिनेशन का है, 5A है, लास्ट जितने भी डेटाबेस उनके पास अवेलेबल है, चालान जितने भी पेमेंट किए उसका डेटाबेस उनके पास है, यूएन सबके एक्टिव जो है उनके केवाईसी हो चुके हैं, जितने भी डेटाबेस उन्होंने प्रोड्यूस करके वहाँ पे मांगे थे वो उन्होंने दे दी, इट्स ओके। बट अपार्ट फ्रॉम दिस उन्होंने वेरीफाई सब कुछ कर लिया, बट दे आर आस्किंग कि मुझे आपकी जो बैलेंस शीट है और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें से आपने एक चीज वहां पे मेंशन की है कि आपने कुछ परचेज किया हुआ है आपकी फैक्ट्री में या आपके शॉप में जो भी जहाँ पे जगह है ना वहाँ पे परचेज किया हुआ है व्हीकल और मशीनरी, तो उसके प्रूफ बताइए। इज इट ओके? नहीं, क्यों? क्योंकि पीएफ के दृष्टि वो डेटा है ही नहीं, राइट? वो डेटा पीएफ के लिए है ही नहीं। उसने जो भी कंपनी थे उसने मतलब कि एचआर ने और सीनियर पर्सन थे उन्होंने सब डेटा उनके पास रखे, उनको जो जो डेटा उन्होंने मांगे वो डेटाबेस के हिसाब से पूरा वो लोग लिस्ट देके जाते हैं। ऑडिट में ऐसा होता है कि कुछ ज्यादा इश्यू हो तो वो लोग सडन आ जाते हैं, अदरवाइज वो लोग आपको टाइम देते हैं, बिकॉज जो इंस्पेक्टर है पीएफ के इंस्पेक्टर है चाहे वो रीजनल कमिश्नर भी है, दे आर अंडर द आईपीसी एक्ट, इंडियन पिनल कोड, और वो पब्लिक सर्वेंट है, सबको पता है। तो इनकेस अगर उनके पास टाइम नहीं है तो ही वो लोग इमीडिएट बेस पे आते हैं, अदरवाइज वो लोग नोटिस देके जाते हैं कि नेक्स्ट वीक में या इतने टाइम हम लोग आएंगे, आप सब डेटाबेस रेडी रखना, अदरवाइज आपके सीनियर पर्सन जो ये वहाँ पे है उनको हमारी ऑफिस पे इस टाइम पे भेज देना, ऐसा करके वो लोग जाते हैं। तो इट्स ओके, हमारे पास टाइम दिखेगा तो हम लोग डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं, बट यहाँ पे वो लोग ऐसा डेटाबेस मांग रहे हैं तो जो रेलेवेंट नहीं है अपनी कंपनी का, जो परचेज का डेटा है वो क्यों हम दें उनको, तो पीएफ में काम नहीं लगने वाला। एम्प्लॉय का डेटाबेस मांगो, वेज रजिस्टर है, अटेंडेंस रजिस्टर है, सैलरी शीट है, कैश में सैलरी दिया है आपको वो चाहिए, हम लोग को दे सकते हैं, लेकिन वो इन दैट केस अगर इन एनी सिचुएशन इफ दे आर आस्किंग, ask that person to give in writing whatever information he or she requires to finalize the report। लास्ट में ये सजेशन है, उनको ऐसा आप बोल सकते हैं पोलाइटली विद द ड्यू रिस्पेक्ट, सर या मैडम जो भी आ रहे हैं वो डेटा हम लोग दे सकते हैं, और राइटिंग में ऐसा दे दो कि आपको ये डेटा ऐसा चाहिए, हम